इन दिनों भारतीय न्याय व्यवस्था के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। कॉलेजियम सिस्टम बहुत बड़ा सवाल बनकर खड़ा हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय पूर्व न्यायाधीश, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस सभाजीत यादव इस समय हमारे साथ हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम इनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका जी सर। सर, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आप किस तरह की चुनौतियों को देखते हैं? देखिए, भारतीय लोकतंत्र का तो अवधारणा भारतीय संविधान से आती है। भारतीय संविधान में राज्य को 3 अंगों में विभाजित किया गया है। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। तीनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। तीनों को अपनी सीमा में रहकर भारतीय संविधान में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है और प्रदेश की विधानसभाओं को है। देश की कार्यपालिका प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है, जो बनाए हुए कानून का, संसद द्वारा बनाए हुए कानून का अमल करती है, नीतियों का निर्धारण करती है और उसको लागू करने के लिए एक आइडिया, नीति बनाती है, जिसको अंतोगत्वा प्रशासनिक मशीनरी द्वारा लागू किया जाता है। इसी तरह से प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका का गठन होता है और मुख्यमंत्री और कार्यपालिका नीतिगत मसलों पर अपना निर्णय लेती है और उसको इम्प्लीमेंट करने का दायित्व तो प्रशासनिक मशीनरी पर, प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी पर होता है, जो अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा संपादित किया जाता है। तीसरी बात रही न्यायपालिका की। तो भारत में न्यायपालिका को 2 तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। एक सुपीरियर जुडिशरी, जिसको हायर जुडिशरी बोलते हैं, और दूसरी सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय या उसके भी अधीन जो न्यायाधीश काम करते हैं। तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी तो हाई कोर्ट्स के अधीन काम करती है, प्रशासनिक कंट्रोल हाई कोर्ट का होता है। हायर जुडिशरी पर, जैसे जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होती है, किसी का प्रशासनिक कोई नियंत्रण नहीं रहता, वह स्वतंत्र है और निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करती है। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि लोग कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हायर जुडिशरी और विधायिका में, कार्यपालिका में गतिरोध पैदा हो गया है। तो गतिरोध का कोई सवाल नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि गतिरोध की कोई स्थिति हो। भारतीय संविधान में ऐसा कुछ नहीं है। कार्यपालिका की अपनी कार्य करने की सीमा है, विधायिका की वो कानून बनाने की सीमा है। वो कानून बना दें, वो अपना नीति निर्णय ले लें। इसकी समीक्षा का दायित्व तो संविधान ने न्यायपालिका को ही दिया है। तो न्यायपालिका अपना समीक्षा करती रहती है, तो उसमें गतिरोध का क्या सवाल है? आप ये कैसे कह सकते हैं कि कार्यपालिका ने जो नीतिगत निर्णय लिया है वो भारतीय संविधान की कसौटी पे सही निर्णय है? उसका तो दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट पर है, हाई कोर्ट्स पर है कि वो देखेगा कि भाई वह नीति जो आपने बनाया है, जो नीतिगत फैसले लिए हैं, वह संविधान के हिसाब से है कि नहीं। अगर संविधान के हिसाब से नहीं है तो उसको अवैध घोषित हो जाएगी। इसमें आपको माख मलाल का क्या औचित्य है? क्या इसमें गतिरोध का सवाल है? मेरे विचार से कहीं कोई गतिरोध की बात नहीं है। लेकिन कार्यपालिका के लोग, जो मंत्री हैं केंद्र के, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करते हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे देश को चलाने का सारा दायित्व उन्हीं को है। देश को चलाने का दायित्व जितना उनका है उतना करें।
जैसे विदेश नीति क्या हो, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला लेती। रक्षा नीति क्या हो, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं लेती। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने विवाद आते हैं उन्हीं पर तो फैसला करती है। जो हाई कोर्ट के सामने विवाद आते हैं, विवादित बिंदु होते हैं, कार्यपालिका के कार्यों की जो समीक्षा के लिए लोग याचिकाएं दाखिल करते हैं, उन्हीं पर तो करते हैं। और दूसरा आजकल बहुत उठाया जा रहा है कॉलेजियम सिस्टम। सवाल पूछना तो हाँ सर, ये कॉलेजियम सिस्टम की बहुत चर्चा हो रही है, तो ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसमें नियुक्तियां कैसे होती हैं, और इसमें क्या इस व्यवस्था में दलितों पिछड़ों के लिए कोई जगह है? देखिए, ये दो सवाल अलग अलग हैं। कॉलेजियम क्या है, पहले तो इस पे आप जान लीजिए। सन 1993 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले एडवोकेट एसोसिएशन की केस जो इस पर कॉलेजियम सिस्टम पर पहला फैसला है 1993 में सुप्रीम कोर्ट का संविधान पीठ का फैसला है। इसके पहले जो संवैधानिक व्यवस्था थी और अब भी वही संवैधानिक व्यवस्था चली आ रही थी, वो यह थी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कंसल्टेशन से, और सुप्रीम कोर्ट के और जजेस से भी वो चाहे तो कंसल्ट कर सकता है। और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति के लिए जो प्राविधान थे उसमें यह था कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो उस कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा, और गवर्नर के थ्रू राज्य को कंसल्ट किया जाता था, राज्य सरकार को। और इसके बाद ये कंसल्टेशन, ये रिकमेंडेशन जो होती थी, ये प्रक्रिया ये सुप्रीम कोर्ट में चली जाती थी जी। तो केंद्र सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को दोनों के पास ये कागजात कंसल्टेशन के भेज दिए जाते थे, और फिर इस रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार की आपत्तियों को देखते हुए या उनके कमेंट को, उनके टिप्पणी को देख करके, केंद्र सरकार की टिप्पणी को देख करके सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती थी कि अमुक व्यक्ति जो अधिवक्ता से वकील बनने के लिए जिसको हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया है वह योग्य व्यक्ति है, उचित है उसका बनना कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय लेती थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्णय लेते थे। निर्णय क्या, उस पर अपनी राय देते थे कि यह व्यक्ति होने योग्य है या नहीं। तो उनके संस्तुति पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसकी नियुक्ति करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो कंसल्टेशन नियुक्ति कभी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं रही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में नहीं रही, बल्कि एक प्रक्रिया के तहत आफ्टर कंसल्टेशन ही नियुक्ति रही। ऐसा कभी नहीं रहा कि राष्ट्रपति या केंद्र सरकार किसी जज को सीधे नियुक्त कर देती रही हो, चाहे हाई कोर्ट में चाहे सुप्रीम कोर्ट में। जो आज मीडिया में प्रचारित किया जा रहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जज नियुक्त कर लेते हैं, यह बहुत ही झूठा और भ्रामक प्रचार भाजपा के नेताओं द्वारा लगाया जा रहा है और किया जा रहा है। और दूसरे दल के लोग या तो समझदारी का अभाव है कि इस बात को समझते नहीं, या उनका कोई निहित स्वार्थ हो जो उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते, या उनके साथ कहीं न कहीं अपनी गुट्टी साधने के लिए, अपनी गोट फिट करने के लिए कि चलो 10 जज उनके कहने पे होंगे तो 2 हमारे जेब के भी जज हो जाएंगे, यह बात है। इसलिए झूठा प्रचार भाजपा के लोग एक मीडिया में कर रहे हैं कि जजेज की नियुक्ति स्वयं कर रहे हैं। जहाँ तक कॉलेजियम की बात है, 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जज की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस का कंसल्टेशन और आवश्यक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सहयोग के लिए 4 सीनियर मोस्ट जजेस की उन्होंने एक व्यवस्था कर दिया कि भाई एक आदमी से ज़्यादा अच्छा 4 आदमी की बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम के लिए रख दिया, और हाई कोर्ट की जजेस के संस्तुति के लिए
चीफ जस्टिस के अलावा 2 और सीनियर मोस्ट जजेस को कोलोजियम का पार्ट बना दिया, जो तीनों मिल करके रिकमेंड करेंगे। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह रिकमेंडेशन जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज मिल करके, चीफ जस्टिस प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, हाई कोर्ट के जजेस के बारे में निर्णय लेंगे और अपनी संस्तुति देंगे। यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा कि जजेज ही जजेस की नियुक्ति करते हैं, और कोलोजियम का मतलब जैसे जजेस का एक क्लब हो, दूसरे क्लब के मेंबर को दूसरा एडमिट करे। ये कतई नहीं है। केवल यह अंतर आया है कि पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से सुप्रीम कोर्ट के जज नियुक्त होते थे, और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन से हाई कोर्ट के जज नियुक्त होते थे। नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को ही था, लेकिन कंसल्टेशन के द्वारा कभी भी उनको ऐसे नहीं अधिकार था कि जैसे वो खुद नियुक्त कर दें। हैं, अरे यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी एसपी की नियुक्ति भी राज्य सरकार सीधे नहीं करती, वो भी लोक सेवा आयोग के कंसल्टेशन से होती है। आईएएस आईपीएस की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार नहीं करती, वो भी कंसल्टेशन से होती है। तो ये कहना कि सीधे जज की नियुक्ति कर देते हैं, यह बहुत ही भ्रामक और भ्रांतिपूर्ण और झूठा प्रचार है। मैं कहूँगा कि झूठा प्रचार है। अब जहाँ तक ये नेशनल जुडिशियल कमीशन बनाने की बात है, नेशनल जुडिशियल कमीशन एक्ट जो बनाया, एनजेसी एक्ट जिसको कहते हैं, इसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा, 2 सीनियर मोस्ट जज रहेंगे, 1 लॉ मिनिस्टर रहेंगे, और 2 ऐसे लोग रहेंगे जो देश के प्रसिद्ध लोग हैं। यह नहीं कि इमिनेंट ज्यूरिस्ट ऑफ इंडिया नहीं, प्रसिद्ध लोग, अन्य विधाओं के प्रसिद्ध लोग, अन्य विधाओं के नहीं, केवल प्रसिद्ध लोग लिखा है, देश के प्रसिद्ध लोग, जिनको मनोनीत करेंगे प्रधानमंत्री, नेता विरोधी दल लोकसभा में और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वह विधि के क्षेत्र में वो प्रसिद्ध हों। सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना कि यह एक तरह से, और दूसरा यह है कि वीटो पावर, अगर 3 और रहेंगे बाहरी लोग, तो तमाम वीटो पावर का एक्सरसाइज करेंगे कि हमारा ये हो जाएगा तब हम आपका बनने देंगे, नहीं तो रोक देंगे। क्योंकि सरकार के लोग मीडिया में आमतौर से बोलते रहते हैं, तो कहेंगे कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेज ही नहीं तैयार हैं, गतिरोध पैदा किए हुए हैं, तो हम कैसे नियुक्ति करें। तो न्यायपालिका के बारे में एक भ्रामक प्रचार करेंगे और वहाँ अंदर बैठ करके वो काम दूसरा करेंगे। इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यदि किसी गवर्नमेंट के चाहत का आदमी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, तो वह गवर्नमेंट को उसके बदले में लौटाना चाहेगा, ओबलाइज करना चाहेगा। तो इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता पर आंच आएगी और एक तरह से कार्यपालिका का दखल भी हो जाएगा न्यायपालिका की नियुक्ति में। तो न्यायपालिका इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं रह सकेगी। इसलिए एनजेसी एक्ट को अवैध घोषित कर दिया और कहा कि चूँकि भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के मूल ढांचे से संबंधित है, मूल ढांचे का पार्ट है, इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आंच पहुंचाए, खतरा पहुंचाए,
तो वह गैर संवैधानिक होगा, तो ये इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया। तो इसी बात का प्रचार किया जा रहा है भाजपा के लोगों द्वारा और दूसरे अज्ञानी लोगों द्वारा कि जैसे न्यायपालिका ही नियुक्ति करती हो जजेस की। न्यायपालिका तो पहले भी रिकमेंड करती थी, अब भी रिकमेंड करती है। कोलोजियम से कोई, कोलोजियम होने और न होने से उस पर कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। समझ रहे हैं ना, ये हमारा कहना है। और कोई सवाल? सर, अरुण जेटली का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था संसद सर्वोच्च है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अरुण जेटली का यह बयान मैंने पहले भी अपने एक बयान में कहा था, एक अपने पत्रकार वार्ता में कहा था कि अरुण जेटली का यह बयान कि भारत में संसद सर्वोच्च है, यह बिल्कुल झूठ है और गलत है। भारतीय संविधान में भारत का संविधान सर्वोच्च है। वह न तो कार्यपालिका सर्वोच्च है, न विधायिका सर्वोच्च है। संसद तो विधायिका ही है, विधायिका को ही संसद कहते हैं। और न तो न्यायपालिका सर्वोच्च है। सबके अलग अलग अधिकार हैं, सबके अलग अलग कार्य हैं। न्यायपालिका का कार्य संसद और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा है, इसलिए उनको लगता है कि जैसे वह, इसलिए लोगों को लगता है कि न्यायपालिका सर्वोच्च है। यद्यप सर्वोच्च होने का किसी का कोई मतलब नहीं है, सब अपने क्षेत्र में काम करते हैं। और यह कहना कि संसद सर्वोच्च है, यह बिल्कुल झूठ बात है, गलत बात है। संविधान के किसी भी प्राविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि भारत की संसद सर्वोच्च है। सर, जब सब ऑर्डिनेट जुडिशरी में आरक्षण हैं, जिला अदालतों में आरक्षण है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दलितों पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था क्यों नहीं है? देखिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह मैं नहीं कहता आरक्षण इसलिए नहीं हो सकता। आरक्षण होने न होने का कोई मतलब नहीं है। दलितों और पिछड़ों का आज की तारीख में रिप्रेजेंटेशन, ड्यू रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सुपीरियर जुडिशरी में भी। इस बात को वर्तमान कोलोजियम सिस्टम को भी और सरकार को भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में वर्ष 1993 में जब से कोलोजियम सिस्टम आया है, तब से सभी हाई कोर्ट्स का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति में सुनिश्चित कर दिया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए प्रशासनिक आदेशों द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रशासनिक आदेश से सभी हाई कोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की नियुक्ति के लिए, वह हाई कोर्ट के जजेस की संख्या के आधार पर। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो क्षेत्रीय बैलेंस बनाने के लिए अगर किया है, तो समाज के दलितों और पिछड़े लोगों में से एक बैलेंस बनाने के लिए इस पर गंभीरता से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए। जो कोलोजियम जो नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें जो लोक व्यवस्था में है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोलोजियम हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कोलोजियम हो, इनको इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय आधार पर बैलेंस बनाने के लिए कोटा सिस्टम निर्धारित कर दिया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सभी देश के सभी लोगों का, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोटा सिस्टम किया है। कि जैसे उत्तर प्रदेश से इस समय किया है, उत्तर प्रदेश में 5 का कोटा निर्धारित किया है सर्वाधिक। 3 लोग उत्तर प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, 2 चीफ जस्टिस हो सकते हैं, या 3 चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हो सकते हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के। इस तरह से 5 का कोटा निर्धारित किया है। इसी तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट्स का 4 का कोटा निर्धारित किया है।
कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्धारित किया है। जजेस की, वहाँ के जजेस की संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित किया। तो मेरे विचार से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए भी समाज को यह व्यवस्था की मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए हाई कोर्ट की कॉलेजियम को और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम को इस पर विचार करना चाहिए कि दलितों और पिछड़ों का भी उचित रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आरक्षण की बात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आरक्षण केवल सेवाओं में और शिक्षण संस्थाओं में ही हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सुपीरियर जुडिशरी और हायर जुडिशरी में ये कोई सेवा के रूप में जजेस नहीं होते, सेवा नहीं मानी जाती, इसलिए इन पे तो आरक्षण नहीं हो सकता दलित और पिछड़े का, लेकिन इनका रिप्रेजेंटेशन तो होना ही चाहिए। शुरुआत के दिनों में, आज़ादी के शुरुआत के दिनों में यह बात और थी कि दलितों और पिछड़ों से हाई कोर्ट में वकीलों की संख्या बहुत कम थी, तो उनकी संख्या कम होती थी जजेस की नियुक्ति में, जो हाई कोर्ट के वकील से जज होते थे। लेकिन अब हाई कोर्ट में दलितों और पिछड़ों के वकीलों की संख्या बढ़ी है, इधर काफ़ी हद तक बढ़ी है। बहुत ठीक ठाक तो नहीं कही जा सकती, लेकिन काफ़ी हद तक बढ़ी है। उसमें से देखा जाना चाहिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो योग्य हैं, ईमानदार हैं, उनके बारे में ज़रूर हाई कोर्ट के कॉलेजियम को विचार करते रहना चाहिए समय समय पर, जब संस्तुतियाँ की जाती हैं, कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो। ड्यू रिप्रेजेंटेशन उनका कैसे किया जाए, इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ये थे जस्टिस सभाजीत यादव, उन्होंने हमसे न्यायपालिका से जुड़े कई सारे मुद्दों पे बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।